अगर मैं आपसे पूछूं कि अर्थ को अपने एक्सिस पे एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है तो आपका जवाब क्या होगा? अरे ये तो बहुत सिंपल है, 24 घंटे। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि आपका जवाब गलत है? जी हाँ, रिसेंटली अर्थ ने 29 जुलाई 2022 में अपना रोटेशन 24 घंटे से भी कम टाइम में कंप्लीट किया, 1.59 मिलीसेकेंड पहले। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा 2020 में भी हो चुका है। 19 जुलाई 2020 में भी अर्थ ने अपना रोटेशन 1.47 मिलीसेकेंड पहले ही कंप्लीट किया, लेकिन 29 जुलाई 2022 को अर्थ ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये दिन अर्थ का शॉर्टेस्ट दिन अभी तक का माना जा रहा है। बट ये इतनी बड़ी बात क्यों है हमारे लिए? 1.47 या 1.59 मिलीसेकेंड से क्या ही फर्क पड़ना है, चलिए पता लगाते हैं। नमस्ते, आज की इस वीडियो में हम शॉर्टेस्ट डे और उसके पड़ने वाले इम्पैक्ट्स के बारे में जानेंगे। बहुत सारे साइंटिस्ट यही फिराक में हैं कि ऐसा क्यों होता है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा। ये तो ठीक है कि अर्थ बहुत तेज घूम रहा है, लेकिन ऐसा क्यों? बहुत अलग अलग रीजंस दुनिया भर के साइंटिस्ट्स दे रहे हैं। सबसे पहला वो कहते हैं कि पोल्स के अराउंड वेट कम होने की वजह से, और वेट इसलिए कम हुआ है क्योंकि मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, हमारे अर्थ का स्पिन बढ़ गया है। दूसरा रीजन वो ये कह रहे हैं कि हमारे अर्थ का जो मोल्टन कोर है वहाँ बहुत ज्यादा हलचल और एक्टिविटीज का अंदाजा है, इसलिए भी अर्थ तेज घूम रहा है। सीस्मिक एक्टिविटीज यानी अर्थक्वेक्स जैसी एक्टिविटीज भी एक रीजन हो सकती है अर्थ के फास्ट स्पिन की। और कुछ लोग या कुछ साइंटिस्ट कह रहे हैं चैंडलर वॉबल। तो क्या है ये चैंडलर वॉबल? आगे बढ़ने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप मेरे जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैंडलर वॉबल नाम एस्ट्रोनॉमर सेथ कार्टुक चैंडलर के नाम पे पड़ा है। डेविएशन जो हम ऑब्जर्व करते हैं अर्थ के एक्सिस ऑफ रोटेशन में, उसी को हम चैंडलर वॉबल कहते हैं। डेविएशन ये क्या होता है? चलिए इसे हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। बचपन में स्पिनिंग टॉप्स के साथ तो बहुत खेला होगा। बेब्लेड जैसे एनिमे सीरीज देख के मैं और मेरे भाई एक दूसरे के साथ compete भी करते थे। खैर, हम ये कहना चाहते हैं कि जब हम एक पॉइंट से टॉप को स्पिन करते हैं तो कुछ टाइम बाद स्पिन करते करते अपने स्टार्ट पॉइंट से वो टॉप डेविएट हो जाता है। उस टॉप में वॉबल को भी हम ऑब्जर्व करेंगे। अभी यही चीज हमारे अर्थ के साथ भी होती है और इसी को हम चैंडलर वॉबल कहते हैं। चैंडलर वॉबल 1800 में डिस्कवर हुआ था। ये अर्थ का वॉबल शायद अर्थ के नॉन स्पेरिकल नेचर की वजह से है। अब इनके इम्पैक्ट की तरफ बढ़ने से पहले कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं। ऑसिलेटर, हर घड़ियों में ऑसिलेटर नाम का एक डिवाइस होता है, चाहे वो 1900 की घड़ी हो या एक मॉडर्न जमाने की घड़ी। ऑसिलेटर को घड़ियों या क्लॉक्स का कोर भी कहा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। ऑसिलेटर मतलब एक डिवाइस जो एक बीट प्रोड्यूस करता है रेगुलर इंटरवल्स पे, लाइक पेंडुलम या ट्यूनिंग फॉर्क या क्वार्ट्ज ऑसिलेटर। फर्क नहीं पड़ता कि एक सेकेंड में एक बार ऑसिलेट करे या 10,000 बार, बस वो रेगुलर होना चाहिए। तो बीट हैज टू बी रेगुलर। ऑसिलेटर्स किसी भी फैक्टर पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि जो भी ऑसिलेटर्स है वो बाकी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड नहीं होने चाहिए। जैसे कि सोलर वॉचेस जनरली अगर सूरज ना हो तो अफेक्ट करते हैं अपने टाइमिंग पे। जैसे कि सैंड क्लॉक कुछ टाइम बाद वेयर आउट होने की वजह से या घिस जाने की वजह से वो सैंड जल्दी जल्दी गिरना शुरू हो जाता है। ऑसिलेटर्स रिलायबल और इजिली रिप्रोड्यूसिबल होने चाहिए। जैसे कि पेंडुलम, कभी मेटल्स या रॉ मटेरियल में कोई फर्क या कोई भी ऊंच नीच होती है तो हमारा पेंडुलम जो है कि पूरी बीट ही चेंज हो जाती है। सो एक आइडेंटिकल ऑसिलेटर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वार्ट्ज ऑसिलेटर हमारे मॉडर्न वॉचेस में यूज होता है, लेकिन इसमें एक इशू है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कोई भी दो क्वार्ट्ज क्रिस्टल आज तक इस दुनिया में सेम नहीं है, मतलब नॉन आइडेंटिकल। इसलिए ये सब रिलायबल सोर्सेस नहीं है। सो ऐसा कौन सा क्लॉक है जो रिलायबल है? वो है एटॉमिक क्लॉक। नाम से ही समझ आ रहा है कि इसमें एटम्स का इस्तेमाल होता है। सीजियम 133 एलिमेंट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल इस एटॉमिक क्लॉक्स में होता है। एटॉमिक क्लॉक्स का एप्लीकेशन बहुत जगहों पे है, जैसे कि जीपीएस, नेविगेशन, पैलेंटोलॉजी, जियोलॉजी, आर्कियोलॉजी और बहुत सारी जगहों पे। सीजियम 133 ही क्यों? अब जैसे कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो इंडिया में पाया जाता है वो ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी भी और कोने में पाए जाने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल से अलग है, बट ऐसा सीजियम 133 में नहीं है। यहाँ का सीजियम 133 हो या किसी और प्लैनेट का या हमारे मून का या किसी और देश का, सीजियम 133 एलिमेंट जो है वो सेम ही बार ऑसिलेट होता है और सेम होता है, अनलाइक क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो आइए जानते हैं एटॉमिक क्लॉक्स वो कैसे करते हैं। सीजियम आयन को हीट किया जाता
जाता है। फिर हीट होने की वजह से वो आयंस लो एनर्जी स्टेट और हाई एनर्जी स्टेट के फॉर्म में होते हैं। फिर उसे एक मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू पास किया जाता है। उस मैग्नेटिक फील्ड में हाई एनर्जी आयंस उनको सेपरेट किया जाता है। हालांकि उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन उसको डिस्कार्ड किया जाता है। फिर आगे जो लो एनर्जी आयंस है उसे चेंबर में भेजा जाता है। उस चेंबर में एक एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी को हिट किया जाता है ताकि वो आयंस अपने लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पर जा सके। देन वो हाई एनर्जी आयंस जो है उसको और एक मैग्नेटिक फील्ड से पास किया जाता है। वो मैग्नेटिक फील्ड कुछ बचे कुचे एक या दो लो एनर्जी आयंस को वापस डिस्कार्ड करती है और ओनली हाई एनर्जी आयंस को डिटेक्टर की तरफ पास करती है। और डिटेक्टर पे जैसे जैसे वो हाई एनर्जी आयंस हिट होते हैं वैसे ही वो आउटपुट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर एंड देन हमें वो सिग्नल या पल्स मिल जाता है। कुछ टाइम बाद जैसे कि मैंने कहा क्वार्ट्ज ऑसिलेटर जो है वो डीके होना शुरू होता है, यानी कि जो रेडिएशन हम यूज कर रहे हैं चेंबर में फॉर कन्वर्टिंग लो एनर्जी आयंस टू हाई एनर्जी आयंस वो जनरेट होती है थ्रू क्वार्ट्ज क्रिस्टल यानी कि क्वार्ट्ज ऑसिलेटर। वो क्वार्ट्ज ऑसिलेटर जो है एक टाइम बीइंग के बाद डीके होने लगते हैं, मतलब उनका ऑसिलेशन डीके होने लगता है। तो उस ऑसिलेशन को वापस वैसे ही बरकरार करने के लिए हमें वापस कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को उस पे हिट करना पड़ता है। अब इसमें यह होता है कि इसी एटॉमिक क्लॉक में एक फीडबैक लूप प्ले किया जाता है जिसमें आयंस जो है वो डिटेक्टर पे जाने के बजाय वो आयंस को डायरेक्ट किया जाता है ऑसिलेटर पर, क्योंकि ऑसिलेटर डीके होने की वजह से उसकी जो एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी है वो हमें मिल नहीं पाती, इसलिए आयंस जो है वो एक्साइट नहीं हो पाते। इसलिए लो एनर्जी आयंस को ही हम लोग रूट करते हैं ऑसिलेटर की तरफ। जैसे ही वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में वहां पे हिट करते हैं उस ऑसिलेटर को, वापस से वो ऑसिलेटर अपने पहले वाले फॉर्म में आ जाता है और वही एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है। अगेन फिर वापस से वो आयंस जो है डिटेक्टर की तरफ लूप किए जाते हैं। तो ये एक फीडबैक लूप प्ले किया जाता है एटॉमिक क्लॉक की तरफ। इन केस अगर कोई ऑसिलेटर अपने एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी से भटक भी जाता है तो इस फीडबैक लूप की हेल्प से हम उसे वापस अपने स्थान पर लेके आ सकते हैं। एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी मैं इतनी बार कह रही हूँ क्या होती 9,192,631,770 साइकिल्स पर सेकेंड या हर्ट्ज। ये एक यूनिक फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें सीजियम 133 के लो एनर्जी आयंस हाई एनर्जी आयंस में कन्वर्ट होते हैं। तो जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस को कन्वर्ट करने के लिए हमें ये फ्रीक्वेंसी बम्बार्ड करनी पड़ती है और इसी एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी को ऑसिलेटर को मेंटेन करना पड़ता है और यहीं पे हम लोग को ज्यादा हिट्स डिटेक्टर पे महसूस होते हैं। इसीलिए सीजियम 133 को ये फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 9,192,631,770 बार ये क्वार्ट्ज ऑसिलेटर ऑसिलेट होता है तब जाके हमारे यहाँ पे 1 सेकेंड कंप्लीट माना जाता है। अब ये तो हो गए सारे टर्म्स और डेफिनेशंस। अब ये इम्पैक्ट कैसे करते हैं? नेविगेशन और जीपीएस एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे लाइफ का। हम इसके थ्रू एक भी दिन बिना यूज किए गुजार नहीं सकते। सो जीपीएस और नेविगेशन के लिए बहुत ही बारीक और सटीकता से हमें इस टाइम मेजरमेंट या टाइम क्लॉक या एटॉमिक क्लॉक को यूज करना पड़ता है। जो 1.59 मिलीसेकेंड टाइम को एडजस्ट करने के लिए हमें लीप सेकेंड्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है और वो लीप सेकेंड्स हमारे एटॉमिक क्लॉक्स को वापस से एक रीसेट या टाइम जंप प्रोवाइड करते हैं और उस वजह से उस एटॉमिक क्लॉक पर डिपेंडेंट बहुत सारे जो चीजें हैं जैसे कि नेविगेशन हो गए, जीपीएस हो गए, बहुत सारे हमारे सॉफ्टवेयर हो गए, आईटी कंपनीज हो गई जो इन एटॉमिक क्लॉक्स के ऊपर चलती हैं, हमारा फोन, बहुत सारी चीजें जो हैं वो अफेक्ट होने लगती हैं और जो वर्क फ्लो है उसको करप्ट कर देती है। इसीलिए कहाँ पे लीप सेकेंड्स को ऐड करना चाहिए कहाँ पे नहीं, ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपने देखा कि कैसे 1.59 मिलीसेकेंड्स भी एक बहुत बड़ी चीज होती है हमारे आजकल के मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अफेक्ट करने के लिए। अब ये लीप सेकेंड्स एग्जैक्टली कैसे काम करते हैं और कैसे एग्जैक्टली हमें इसका फर्क पड़ता है, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाना चाहूंगी। तो प्लीज आपके कुछ सजेशंस हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। थैंक यू सो मच एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।